इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अपन लोग 3 लगभग पार्ट में ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे। एक पार्ट में अपन पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है, उत्तर भारत की नदियाँ। एक में पढ़ेंगे अपन मध्य भारत की नदियाँ और एक में पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मध्य भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसी बड़ी नदियाँ कवर करेंगे। इसमें अपन नर्मदा, ताप्ती ऐसी नदियाँ कवर करेंगे और इसमें अपन गोदावरी, कावेरी जैसी नदियाँ कवर करेंगे। वैसे तो नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में ही आती हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने 3 पार्ट में इसको बनाया है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नदियाँ जब पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि नदियाँ, जैसा कि मैंने बताया, 2 ही पार्ट में है बेसिकली, एक उत्तर भारत की और एक दक्षिण भारत। 2 ही पार्ट होते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में जैसे अपन देखते हैं या सुनते हैं तो अपने को क्या अंतर बेसिकली देखने को मिलता है उत्तर भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में? कोई अंतर पता है? हाँ, देखो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि उत्तर भारत की नदियां जो हैं वो है सदा नीरा। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब होता है सदा नीर। नीर मतलब क्या होता है? पानी। मतलब उत्तर भारत की नदियों में हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है। दक्षिण भारत की नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता, मतलब सदा नीरा नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उत्तर भारत की नदियां जितनी भी हैं वो अधिकतर कौन सी नदियां हैं? हिमानी से निकलती हैं, बर्फ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। तो वर्ष भर यदि वहां पर बर्फ जमी रहेगी तो सदा उसमें क्या रहेगा? पानी रहेगा, क्योंकि वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी तो पिघलेगी भी और उसमें क्या रहेगा? पानी। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं है, मतलब उनका जो स्रोत है, स्रोत जो है वो ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों का जो स्रोत है वो क्या नहीं है? ग्लेशियर नहीं है। कौन सा स्रोत है? उनका स्रोत है मानसून, ठीक है। तो मतलब दक्षिण भारत की नदियां अपन जितनी भी देखते हैं तो दक्षिण भारत की नदियों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? मानसून से आता है। और मानसून अपने को पता है एक सीमित समय के लिए रहता है, लगभग 3-4 महीने, है ना। तो 3-4 महीने तो उनमें क्या रहेगा? भरपूर पानी रहेगा। उसके बाद या तो पानी सूख जाएगा या फिर थोड़ा बहुत पानी रहेगा, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो है कि उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा है और दक्षिण भारत की नदियां सदा नीरा नहीं है। इसमें एक अपवाद है एक नदी का, वो अपवाद है कावेरी। सिर्फ दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, वो है कावेरी। जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत की नदियां काय पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। तो दक्षिण भारत की नदियां जितनी भी हैं वो यहाँ से मानसून आता है और यहाँ पर मानसून आने के बाद यहाँ पूरे पार्ट में क्या होती है? बारिश होती है और नदियों में पानी आ जाता है। मानसून चला जाता है, पानी खत्म हो जाता है। लेकिन कावेरी नदी क्या होती है? यहाँ से निकलती है। और जब अपन मानसून पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो मानसून है या तमिलनाडु में जो मानसून होता है वो इस वाले जो अपन जून जुलाई में जो मानसून आता है ना, जिसको अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, उससे बारिश नहीं होती तमिलनाडु के तट पर, ठीक है ना। तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है दिसंबर में। दिसंबर में अपने यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन दिसंबर में जब मानसून लौटता है, जब मानसून लौटता है तब यहाँ टकराता है तो यहाँ तमिलनाडु के तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। मतलब यहाँ कावेरी नदी में पानी क्या हो जाता है? यहाँ से भी आ जाता है। मतलब जब वो यहाँ से निकलती है तब यहाँ से भी दक्षिण पश्चिम मानसून से भी इसमें पानी आ जाता है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी इसमें क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। मतलब दोनों ही सीजन में इसमें पानी रहता है। इसलिए दक्षिण भारत की एकमात्र नदी, यदि क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें वर्ष भर पानी रहता है तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? कावेरी। कोई और अन्य क्वेश्चन भी आ जाता है कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो नाव्य है, नाव्य कहने का मतलब जिसमें नेवी वो संभव है, जिसमें नाव वगैरह चलाना, वो कौन सी है? कावेरी। क्योंकि नाव वगैरह चलाने के लिए पानी होना चाहिए, रेत पे चलेगी नहीं या उथले पानी पे चलेगी नहीं, इसलिए पानी होना जरूरी है। इसलिए दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो क्या है? नाव्य। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है किसका? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का। उसके अलावा एक अंतर यह है कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती हैं? लंबा रास्ता तय करती हैं। लंबा रास्ता तय करने के लिए उनके पास क्या हो जाता है ना, बहुत लंबे मार्ग से जब वो निकलती हैं तो कंकड़, पत्थर, रेत बहुत ज़्यादा उनके पास हो जाती है, मलबा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और उस वो मलबे को कहाँ? माउथ पे या मुहाने पे क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं। तो क्या बनाती हैं वो? डेल्टा। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती हैं? लंबा रास्ता तय करती हैं, ठीक है। यहाँ हिमालय से निकलती है तो कोई नदी जैसे ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र पूरा घूम के आती है,
अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, ठीक है, और फिर ये बांग्लादेश होते हुए और यहाँ पर क्या आ जाती है, अपना डेल्टा या मलबा जमा कर देती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। ऐसे ही गंगा नदी है, यहाँ से निकलती है गंगोत्री से और बहुत लंबा रास्ता तय करती है और यहाँ सुंदरबन डेल्टा में क्या कर देती है, अपना मलबा जो है, जो रेत है, वो मिट्टी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा जमा कर देती है और डेल्टा बना देती है। इसके विपरीत जो दक्षिण भारत की नदियाँ है ना, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी नदियाँ, वो इतना लंबा रास्ता तय ही नहीं करती कि उनके पास बहुत ज़्यादा रेत, मिट्टी या कुछ अवसाद वगैरह बचे। दूसरी बात, ये दक्षिण भारत जो है वो कठोर चट्टानों का क्या हुआ है, बना हुआ है। कठोर चट्टान का यदि बना होता है तो यदि कोई एक नदी कठोर चट्टान से निकलेगी तो उससे रेत, मिट्टी वगैरह इसकी छनने की या घिसने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। इसके विपरीत ये कठोर चट्टान से, मैदानी भागों से निकलती है, इसलिए मिट्टी, रेत वगैरह इनके पास ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्या बना देती है, वो डेल्टा बना देती है। तो एक अंतर क्या है कि उत्तर भारत की नदियाँ डेल्टा बनाती है, इसके विपरीत दक्षिण भारत की नदियाँ क्या डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ठीक है ना। अधिकतर नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है या फिर छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, छोटे डेल्टा का निर्माण, ठीक है। यहाँ की तो नदियाँ कुछ एक आध बना भी लेती हैं छोटा मोटा, लेकिन छोटा डेल्टा होता है। मैंने बताया कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेकिन 2 ही पार्ट है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो जब मैं यहाँ दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ कि वो एस्चुरी बना रही है, मतलब इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या है, शामिल। बात समझ में आ गई। तो दक्षिण भारत में नर्मदा, ताप्ती दोनों शामिल है और अपने को पता है कि नर्मदा नदी क्या पश्चिम की दिशा में बहती है, पहली बात तो है ना, और डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और ये भी मैंने बताया था कि क्यों बहती है ये पश्चिम की दिशा में, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये पश्चिमी दिशा ले लेती है और एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, बिल्कुल, मतलब कोई नदी जो है डायरेक्ट क्या समुद्र में मिल जाए और अपना जल ना फैलाए, और डायरेक्ट क्या समुद्र में मिल जाए। जैसे डेल्टा में जिस तरीके का अवसाद होता है वैसा ना मिले और अवसाद सहित वो क्या समुद्र में मिल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी। तो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी जो एस्चुरी बनाती है वो कौन सी है, नर्मदा। तो ये कुछ अंतर है काय में, उत्तर भारत की नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में। एक दो बहुत सारे अंतर है वैसे तो, ये मेजर मैंने अंतर बताए। जैसे एक अंतर ये है कि भाई उत्तर भारत की जितनी नदियाँ होती हैं, मैंने बताया वो नौ परिवहन के लिए योग्य होती है, जिसको अपन बोल देते हैं नाव्य हैं। नाव्य है का मतलब यहाँ नौ परिवहन जो होता है वो संभव होता है ना, नदियाँ, शिप्स वगैरह ये सब चल सकते हैं। इसके विपरीत दक्षिण भारत की नदियों में उतना पानी नहीं रहता, तो वहाँ पर वो नदियाँ नाव्य नहीं है। नाव्य नहीं मतलब नौ परिवहन उसमें संभव नहीं है। जैसे अपने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वैसे ही अपने यहाँ जलमार्ग भी हैं, ठीक है ना, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, हाईवे होते हैं, वैसे ही जैसे नेशनल अपने वाटरवेज भी होते हैं। लगभग 105 से 106 वाटरवेज हैं अपने पास, ठीक है ना। जैसे कि एक वाटरवे है अपने इलाहाबाद, जो अपने इलाहाबाद से शुरू हो जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है ना। पहला जो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, वो कहाँ से शुरू होता है, इलाहाबाद से शुरू हो जाता है, हल्दिया। तो वाटरवे है मतलब वहाँ पर पानी से सामान भेजा जाता है और वो नेशनल वाटरवे है। और पानी से सामान भेजना सड़क से सामान भेजने की अपेक्षा क्या हो जाता है, सस्ता पड़ता है। इसलिए अपनी कोशिश रहती है सरकार की कि अधिक से अधिक किसका विकास किया जाए, जल परिवहन का, ठीक है ना। बहुत आसान भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है ना, क्योंकि जल के बहाव से बहुत सारी चीज़ें अपने आप फ्लो हो जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्रदूषण की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। फिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उसकी दिक्कत है। तो अपन वाटरवेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वाटरवे हैं, 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा दूंगा। तो ये अपन ने कुछ महत्वपूर्ण अंतर पढ़ लिए जो उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके अपन क्या करेंगे कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, लिखते चलना साथ में, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने बोली हैं। अब उत्तर भारत की दक्षिण भारत की नदियों में अंतर तो पूछेंगे नहीं वो, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। कई बार क्या हो, लॉजिक से क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, कंसेप्चुअल एक आध क्वेश्चन आ गया तो रटने से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, वही अंतर मैंने लिखवा दिया। एक अंतर ये है कि उत्तर भारत की नदियाँ पूरे साल बहती हैं। इसके पीछे का कारण ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। दक्षिण भारत में केवल एक नदी है जो पूरे साल पानी रहता है, उसका नाम क्या है, कावेरी। दक्षिण भारत की नदियाँ मानसून पर निर्भर करती हैं, ठीक है। लिखो मत, इसको बस समझ लो। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सिंधु नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी अपने को पढ़ना है। सिंधु नदी
इसी में चलो समझ लो। क्या लिखा हुआ है, भारत को उसका नाम सिंधु से मिल, देखो भारत जो नाम है इंडस, सिंधु नदी को जो थे अपन पहले जमाने में क्या बोलते थे, इंडस, इंडस से शब्द निकला क्या, इंडिया। तो सिंधु नदी से ही कई लोग बोलते हैं कि भारत का नाम क्या, इंडिया पड़ा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का उद्गम इसी नदी के आसपास हो। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो चूंकि सिंधु नदी के आसपास ही मिली थी, इसलिए उसको इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता। लिखते जाना है लाइन। ये अपने स्रोत स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, मानसरोवर झील के पास तिब्बत के कैलाश रेंज की हिमनद से निकलती है। देखो सिंधु नदी, देखो एक फैक्ट ये याद रखना कि अपन ने कैलाश रेंज पढ़ी थी, है ना, जब अपन पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं माउंटेन, तो अपन ने कैलाश रेंज पढ़ी थी। कैलाश रेंज के पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, ठीक है ना। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है तो ना होगा। तो मानसरोवर झील से भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों, वो 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? पहली इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु, ठीक है ना। पहली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु, दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी नदी आपको याद रखनी है वो है सतलज, ठीक है ना। तो 3 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो भारत की, उसका उद्गम जो है कहां से हुआ है, कैलाश मानसरोवर से हुआ है। तो ये तीनों नदियां अपने को क्या याद रखनी है, एक तो सिंधु, एक सतलज और तीसरी ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों याद रखना कि ये तीनों नदियां मानसरोवर से निकलती। तो उनमें से एक जो नदी है अपन ने ये बोला कि भाई ये अपने स्रोत स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम दिशा मतलब इस दिशा में बहती है। तो ये भारत जो ऐसा है तो यहाँ कहीं से निकलती है और ऊपर की ओर बहती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो गई ये वाली। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई फिर भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहने के बाद कहाँ पर, अरब सागर में जल क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है। और सिंधु नदी वैसे तो बहुत बड़ी नदी है, देखो 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन इसका अधिकतर पोर्शन क्या होता है, पाकिस्तान में बहता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में बहता है, इसलिए अपन इसको भारत की नदी मेनली नहीं बोलते। बात समझ में आ गई। तो इसको भारत की नदी नहीं बोलते, ये पाकिस्तान की नदी। अपने भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। गंगा अपन पढ़ेंगे तो गंगा अपने भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 25 मतलब 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इसकी लंबाई ज़्यादा है ये, लेकिन भारत से निकलती जरूर है, भारत मतलब पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी नदी ही क्या बोलते भारत में बहती है। बात समझ में आ गई। तो ये वाली लाइन लिख लेना, पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। हाँ, एक चीज और जो अपन ने पढ़ी थी कि जब अपन मैंने ट्रांस हिमालय जब पढ़ाया था आपको, तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था मैंने, कौन सी रेंज है, काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो ये सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच क्या करती है, बहती है भारत में, ठीक है ना। तो ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में लिख लो, इसमें हो गया। ये देखो कुछ सहायक नदियों का मैंने चित्र बनाया है। अब ये सहायक नदियां आपको याद रखनी है, सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इस तरीके से ये निकलती हैं, इनका अपन रफ मैप जो है मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। ये जैसे सिंधु नदी है, सिंधु, फिर इसकी जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब, ठीक है ना, चिनाब। फिर ये है झेलम, ये है रावी, ये है व्यास और ये है सतलज। इस तरीके से जो सिंधु नदी का पूरा अपवाह तंत्र है ऐसा कुछ दिखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी ये वाली है, तो इसको अपने क्या बोला, ये है सिंधु, सिंधु। फिर है झेलम, ये है चिनाब, रावी, व्यास, ये है सतलज। ये मैप बना लेना, ये नहीं तो ये वाला तो बना ही लेना, ठीक है। इसमें पता चल जाएगा आपको ये पूरा सिंधु है और इसकी पूरी ये वाली जो नदियां हैं अन्य, ये क्या है, इसकी सहायक नदी। यदि पूछ लिया जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब।
ठीक है, ये लिख लो। सिंधु नदी का अधिकतम बहाव पाकिस्तान में, बाएं तट की सहायक नदियां और दाएं तट की सहायक नदियां, बहुत सारी अन्य सहायक नदियां हैं, शोक, गिलगित वगैरह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है, यही वाली लिखना है। और बाएं और दाएं लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा कि सिर्फ गंगा की बाएं दाएं जरूर पूछ लेते हैं कि गंगा के बाएं तट पर कौन सी मिलती है। सहायक नदियों के नाम लिख लेना। देखो ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन्हीं 5 नदियों को क्या बोलते हैं? इन्हीं 5 नदियों को बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। और ये सब नदियां जो हैं पांचों पंजाब में भी प्रवाहित होती है, इसलिए उसका नाम क्या रहा? पंजाब। 5 नदियों का संगम। ठीक है, लिख लिया। अन्य जो महत्वपूर्ण नदी है वो है झेलम। अब अपन सिंधु की ही सहायक नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी उसमें से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। इनके नाम याद रखना। संस्कृत नाम जो झेलम है उसको पहले संस्कृत में क्या बोलते थे? वितस्ता। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वितस्ता, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। संस्कृत नाम अभी 3-4 नदियों के अपन लिखवाएंगे, ठीक है। तो इसका जो संस्कृत नाम है किसका? झेलम का, वो क्या है? वितस्ता। नीलम नदी किशनगंगा झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नीलम नदी, किशनगंगा नदी, आपने एक किशनगंगा परियोजना का नाम सुना होगा। सॉरी। तो किशनगंगा जो परियोजना है वो इसी नदी पर है। किस पर? नीलम नदी या किशनगंगा नदी पर। इसका स्रोत याद रखना, कश्मीर घाटी के समीप कौन से? वेरीनाग के समीप एक क्या है? झरने से। वेरीनाग में एक झरने से झेलम का स्रोत। ये स्रोत इंपॉर्टेंट है, आपको स्रोत और मुहाना पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत और मुहाना है। लंबाई में जिसकी बोलूँ सिर्फ उसकी, ठीक है ना। एक सिंधु की याद कर लेना, झेलम की याद करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको वाला सिंधु नदी वाला मालूम है तो उसमें पता चल जाएगा कि यदि उसको रफली बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करना है आपको, ऐसे जल्दी जल्दी बनाओगे ना तो अन्य जितनी नदियां उसकी सहायक नदियां आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। जैसे यदि मैं व्यास बोलूंगा तो व्यास किस में मिल रही है? देखो मैंने बना दिया, सतलज। ये पता चल जाएगा मैप से ही आपको, यदि बार बार बनाने की कोशिश करोगे तो, नहीं तो रटना पड़ेगा, ये इसमें मिल रही, वो उसमें मिल रही। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक इसका पुराना नाम वितस्ता और एक कश्मीर के समीप वेरीनाग से निकलती है, ठीक है। ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लंबाई नहीं याद रखना है। हो गया? चिनाब, इसका जो दूसरा नाम जो है वो है अस्कनी। इसका नाम याद रखना, अस्कनी, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो देखो, चिनाब जो नदी है ना वो 2 नदियों का संगम से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। एक नदी का नाम है चंद्र। क्या नाम है? चंद्र। और दूसरी जो नदी है वो है भागा। तो चंद्र और भागा इज इक्वल टू क्या है? चिनाब, ठीक है। तो याद रखना है आपको, चंद्र और भागा का जो संगम है वो चिनाब नदी बनता है बाद में, ठीक है। फिर ये दोनों नदी कहाँ से निकलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के चंद्र और भागा इज इक्वल टू, चंद्र और भागा का जो संगम है वो कौन सी नदी बनाता है? वो चिनाब नदी बनाता है, ठीक है।
ए लिख लेना। टिक लगाए वही वही लिख लेना बस। हो गया ना। चिनाब नदी की परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सलाल परियोजना, एक दुलहस्ती परियोजना। बहुत बार इंपॉर्टेंट में आ चुका है एग्जाम में कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो बस अब कितने मेगावाट की ये नहीं, बस 2 परियोजनाओं के नाम लिख लो, एक सलाल परियोजना और दूसरी दुलहस्ती परियोजना। कितने मेगावाट की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सलाल और दुलहस्ती। ठीक है, मैं पूछूं कि सलाल परियोजना किस नदी पर है तो चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है तो चिनाब नदी। ठीक है, बस नाम लिखो, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बस ये नहीं लिखना कि कितने मेगावाट कहाँ से क्या, कुछ नहीं, वो तो लिख दिया है ज्ञान बघाड़ने के लिए। रावी, रावी का जो पुराना नाम है वो है परुष्णी। ठीक है ना, ये नाम याद रखना है आपको। हर नदी के पुराने नाम नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपन पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ नदियां जो है बहुत प्राचीन बताई गई हैं और उन नदियों के नाम उस समय कुछ और हुआ करते, तो वही इसलिए वो नाम लिखे हुए हैं कि पुराना नाम रावी का क्या है, परुष्णी। ठीक है ना, उत्पत्ति कहाँ से हुए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ये क्या करती है, निकलती है। बस यही इंपॉर्टेंट। यहां तक लिख लेना बस। ठीक है, लिख लिया। व्यास नदी, इसका नाम क्या है, विपाशा। विपाशा बसु नहीं, अलग विपाशा है ये। ठीक है, अन्य नाम व्यास का क्या है, विपाशा। व्यास की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे के समीप से होती है, ये भी। ठीक है, इसमें ये लिख लेना, एक चीज और ऐड कर लेना, रोहतांग दर्रे के समीप से व्यास कुंड से। लिखा है क्या इसमें कहीं, नहीं लिखा, ठीक है, व्यास कुंड से। ठीक है, सिंधु नदी जो डॉल्फिन है वो कहाँ पर, सिर्फ व्यास नदी में मिलती है। और पोंग डैम, पोंग बांध जो क्या है, जैसे कि मैंने दुलहस्ती परियोजना चिनाब पर बताई थी, सलाल परियोजना चिनाब पर बताई थी, वैसे ही पोंग परियोजना या पोंग बांध कहाँ पर है, व्यास नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। और सिंधु नदी तंत्र की अंतिम जो नदी है वो है सतलज, बहुत इंपॉर्टेंट नदी।
ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि मानसरोवर झील से 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती हैं, एक सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो लास्ट सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी है? सतलज। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये शिपकिला लिखा हुआ है, ठीक है। शिपकिला। बांध इसमें याद रखना, भाखड़ा नंगल बांध, बस एक ही इंपॉर्टेंट है। सतलज हरिके के समीप है, हरिके के समीप व्यास से मिल जाती है। हरिके एक जगह है, वहां से हरिके के समीप व्यास से मिल जाती है। बांध में सिर्फ ये वाला लिख लेना, भाखड़ा बांध। नाथवा चक्री भी इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलो, तो अपना सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र अपन ने पढ़ा, तो मैंने बताया कि सिंधु नदी अपने को इस तरीके से रफ मैप याद रखना है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से रफ मैप अपने को बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से, उसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने सिंधु पढ़ा, है ना। ये वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वो क्या है? सिंधु। सिंधु, और सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? चिनाब। ये चिनाब, ये झेलम, ये रावी, व्यास और सतलज, ठीक है ना। सबके अपने को याद रखना है उद्गम, ठीक है। और सिंधु नदी की सिर्फ अपने को क्या याद रखनी है? लंबाई। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी लिखी थी? 2900, ठीक है ना। 2900 किलोमीटर अपन ने सिंधु नदी की लंबाई लिखी थी। फिर अब इनके स्रोत मैंने बताया, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु, दूसरी सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं, उनमें से 2 तो अभी अपन ने पढ़ ली, सिंधु और सतलज, ठीक है ना। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तो ये नदी हो गई और ये वाली नदी हो गई, ठीक है। झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? कश्मीर के समीप वेरेनाग झील से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। कश्मीर के समीप वेरेनाग झील से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। यदि झेलम नदी देखा जाए तो किसकी सहायक नदी है? चिनाब की, है ना। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब खुद सिंधु की सहायक नदी है, देखा ना अपन ने। झेलम चिनाब में मिल रही है, चेलम चिनाब में मिल रही है, और चिनाब खुद की उसमें मिल रही है, सिंधु में, है ना। इसलिए इसको अपन झेलम को काय की सहायक नदी बोल देते हैं? राइट, सिंधु की, है ना। ये इसमें मिल रही है और ये इसमें मिल रही है, इसलिए झेलम को अपन सिंधु की भी सहायक नदी बोल देते हैं, ठीक है। तो झेलम अपन ने बोला कहाँ से निकलती है? कश्मीर के समीप वेरेनाग झील से। चिनाब कहाँ से निकलती है? मैंने बताया चिनाब 2 नदियों का संगम है, उसको अपन चिनाब बोलते हैं। 2 नदियां कौन कौन सी? एक चंद्र और एक भागा। चंद्र और भागा ये नदियां जो है दोनों मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं। अब चंद्र और भागा कहाँ से निकलती है अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्र और भागा इज इक्वल टू चिनाब, ठीक है ना। फिर रावी, रावी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। व्यास रोहतांग दर्रे के समीप ही व्यास कुंड से निकलती है। और सतलज नदी मैंने बता दिया तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अब इन पे जो परियोजना है वो अपने को याद रखना है। जैसे कि सतलुज पे कौन सी परियोजना है?
भाखड़ा नंगल, ठीक है ना, भाखड़ा नंगल और नाथवा छकरी है ना, ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं। व्यास पे कौन सी, पोंग परियोजना है, ठीक है ना। और कोई सी किश्तवाड़ परियोजना काय पे पड़ी अपन ने, झेलम, किश्तवाड़ नदी जो नीलम जो है उसकी सहायक नदी किश्तवाड़ उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र अपना क्या हो गया, कंप्लीट। उत्तर भारत में दो महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं। नदी तंत्र का कहने का मतलब क्या है कि एक जो मुख्य नदी और बहुत सारी इसमें सहायक नदी मिलती हैं। तो ऐसी दो महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं उत्तर भारत के, एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। दोनों ही नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है और सिर्फ दोनों ही नदी तंत्र अपने को उत्तर भारत में पढ़ने रहते हैं। सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया और अपन गंगा नदी तंत्र क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गंगा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, एक तो पहली बात बहुत पवित्र नदी है, पूजनीय नदी है अपने लिए, तो अनेक दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो गंगा नदी पढ़ने के लिए गंगा के बारे में अपने को एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी सहायक नदियां, गंगा में आपको ये भी याद रखना है कि उसके बाएं तट पर कौन सी सहायक नदी मिलती है और दाएं तट पर कौन सी सहायक नदी निकलती है। बात समझ में आ गई। सिंधु नदी तंत्र ये रफ मैप मैंने बना दिया है। गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री के समीप से निकलती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से कुछ याद आ रहा है, चार धाम कौन से वाले, छोटे, है ना। तो गंगोत्री से ये कौन सी निकलती है, गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी, गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी से क्या निकलती है, गंगा नदी क्या करती है, निकलती है और इस तरीके से ये बहती है, ठीक है। और यहाँ पश्चिम बंगाल क्रॉस होते हुए और यहाँ डेल्टा क्या कर लेती है, वो बना लेती, ठीक है ना। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी सहायक नदी है, गंगा की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है यमुना। इलाहाबाद के पास क्या करती है, मिलती है। इलाहाबाद तीन नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। जमुना नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो यमुना बोलना चाहिए, क्योंकि अभी अपन जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो उसमें एक नदी जमुना के नाम से हो जाएगी। तो जमुना और यमुना में अंतर है ना। ब्रह्मपुत्र में एक नदी अपन पढ़ेंगे कि वो जमुना नाम से हो जाती है, तो वो जमुना और इस यमुना में अंतर है। यमुना तो यहीं खत्म हो गई गंगा नदी में मिलकर, कहाँ, इलाहाबाद के पास, ठीक है ना। ऐसे ही दक्षिण भारत से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, पटना के समीप मिल जाती है, उस नदी का नाम है सोन, ठीक है, सोन नदी, ठीक है। तो इसके जो दाएं तट पर है दो ही महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं, एक है कौन सी, यमुना, और एक और कौन सी है, सोन। अब बाएं तट की महत्वपूर्ण नदियां, बाएं तट पर कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन सी बोला मैंने, रामगंगा, गोमती, गोमती लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, इसी को बोलते हैं अपन शारदा, फिर है गंडक, ये है कोसी। कोसी बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को। और इस तरीके से फिर यहाँ पर गंगा नदी कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। इस तरीके से गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया अपन ने, पढ़ लिया मतलब अपन ये रफ मैप में मैंने पढ़ लिया। इसकी सारी नदी ऐसा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सहायक नदी कौन कौन सी है। ऐसा नहीं कि अपन ये देख रहे हैं कि गंडक के बारे में पूरी PhD कर ली, नहीं, जिसके बारे में बता रहा हूँ वही पढ़ लेना, ठीक है। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। गंगा का नाम जो है वो गंगा, ऐसा नहीं कि गंगा गोमुख से निकल गई और उसका नाम वहीं से गंगा जो है पड़ गया, ठीक है ना। गंगा जो इनिशियली निकलती है उसको अपन गंगा नहीं बोलते, उसको अपन बोलते हैं भागीरथी। स्टोरी सुनी होगी भागीरथ वाली, है ना, भागीरथ लेके निकला था, पीछे पीछे नदी गई उनके, तो उसका नाम क्या है, इनिशियली जो गंगा निकलती है वो भागीरथी के नाम से निकलती है। अन्य जो इसमें महत्वपूर्ण एक नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी आकर, अलकनंदा, ठीक है। अन्य जो महत्वपूर्ण नदी एक इसमें आकर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, और इन दोनों का जो संगम होता है वो संगम कहलाता है देव प्रयाग, ठीक है ना। इन दोनों का जो संगम है वो क्या कहलाता है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद से ये नदी किस में परिवर्तित हो जाती है, गंगा में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि गंगा नदी इनिशियली प्रारंभिक रूप से जो निकलती है वो भागीरथी नाम से निकलती है। अन्य एक नदी इसमें कौन सी आके मिल जाती है, अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये दोनों नदियाँ आपस में मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं, गंगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से
ये गंगा नदी बन गई है। अब देखो अलकनंदा जो नदी है ना, वो अलकनंदा अलग अलग नदियों से मिलती है और अलग अलग नदियों से मिलकर अलग अलग प्रयाग का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे अलकनंदा और एक नदी इसमें आकर मिलती है मंदाकिनी, ठीक है, कौन सी नदी, मंदाकिनी। तो अलकनंदा और जो मंदाकिनी का जो संगम है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एक नदी है, इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार। कौन सी नदी, पिंडार। तो अलकनंदा और पिंडार इन दोनों का जो संगम है वो कहलाता है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये अपन लिखेंगे सभी, ठीक है ना। और 2-3 प्रयाग और हैं। तो अलकनंदा अलग अलग नदियों से मिलकर अलग अलग प्रयाग का निर्माण करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी इज इक्वल टू देवप्रयाग, और देवप्रयाग से गंगा नदी नाम पड़ गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अपने को पूरी चीज गंगा के बारे में पढ़नी है। कौन कौन से देश में ये बहती है, यहां से लिखना स्टार्ट कर देना। गंगा नदी कौन कौन से देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश। उत्पत्ति कहां से हुई थी, मैंने बताया गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड मत भूल जाना, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है ना। और सहायक नदियां इसमें कौन कौन सी है, घाघरा, कोसी, गंडक, यमुना और सोन। मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि दक्षिण बाएं तट की कौन सी है और दाएं तट की कौन सी है। इसी को या तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, बाएं तट और दाएं तट, ठीक है। बाएं तट की लिख लेना रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। दाएं तट की कौन सी है, सोन और यमुना, ठीक है ना। इसको ऐसे 2 पार्ट में लिख लेना। शहर कौन से हैं इसके तट पर फेमस, हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, जो अब हो गया है प्रयागराज, वाराणसी और पटना। तो नदी की 2-3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना। मतलब युवावस्था मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा नदियाँ क्या होती हैं, कुल मिला के जोश से भरी होती हैं, है ना। तो गहरे गहरे जलप्रपात वगैरह ये सब का निर्माण करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, युवावस्था। और थोड़ी सी शांत हो जाती है जहाँ वो मैदानी, जब वो पहाड़ से निकलेंगी तो जलप्रपात का निर्माण करेंगे, तो उसका मतलब वो कौन सी अवस्था है, युवावस्था, है ना। जब वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। तो ये मैंने लिखवाया कि हरिद्वार में गंगा पहाड़ियों से निकलकर पहली बार कहाँ, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा पहली बार मैदान में कब कहाँ प्रवेश करती है, तो वो हरिद्वार के समीप से निकलती है ना। उसके पहले तो ये उत्तराखंड वगैरह जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ में निकलने के कारण नदियाँ, मैदान वहाँ पर तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या पहाड़ों से बहती है, और यहाँ पर पहली बार वो मैदान से निकलती है। तो फिर वही हरिद्वार के बाद और फिर यूपी में पूरा बहती है मैदानी भागों में, ठीक है। ये 4 लाइन लिख लेना। यह इलाहाबाद में यमुना से मिल जाती है। फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी। अच्छा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये शाह की जगह शाह, वो कुछ गड़बड़ी है वो सॉफ्टवेयर में, इसलिए वो शाह की जगह शाह लिखा रहा है। और इसकी लंबाई याद रखना 25-25 किलोमीटर, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, भारत की। आज तो यही लिख लो, होमवर्क तो पूछ नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करते हैं। नदी भी इंक्लूड कर लेना वो वाले होमवर्क में, ठीक है। क्या, कौन सी दोनों नदी, जितनी नदी अभी तक पढ़ा दी हैं वो नदी,
ये पूरा गंगा नदी तंत्र है, इसको निहारते रहना मेरे जाने के बाद। फिर अपन यमुना से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ये 2-3 क्लास में जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक भी है। अभी इसमें क्या, ये प्रयाग मैंने देखो बता दिए। अलकनंदा का स्रोत याद रखना कि अलकनंदा स्रोत बद्रीनाथ से ऊपर सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ हिमानी बोलते हैं उसको, सतोपथ हिमानी से, हिमानी को ही ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने प्रयाग बता दिया आपको कि अलकनंदा जो नदी है वो अलग अलग नदियों से मिलकर अलग अलग प्रयाग का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे अलकनंदा जब धौली गंगा से मिल जाती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो नंद प्रयाग। ये नंदकिनी है, नंदकिनी, नंदकिनी, अलकनंदा और नंदकिनी, नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी, देव प्रयाग। ये तो है ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ गंगा क्या हो गई, खत्म हो गई। ये लास्ट लाइन बहुत आईएमपी है कि दक्षिण पूर्व में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा के नाम से जाना जाता है। मतलब कि गंगा जब बांग्लादेश में चली जाती है ना तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। ये याद रखना, बहुत आईएमपी है कि गंगा जो है पद्मा नाम से क्या मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ चल जाती है, खुद बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपना गंगा नदी तंत्र नहीं हुआ है, सिर्फ गंगा हो गई, गंगा कंप्लीट हो गया है। और फिर इसके पढ़ने के बाद अपन नदियों का जो सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये तुम लोग कर लो तो ये वाला स्क्रीन लगा लेना, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड लगा लेना, नेक्स्ट वाली स्लाइड, और इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना तो समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।